Hello friends, I am Pulkit Jagulia. In today's session, we are going to start with a new subject altogether of our CFA level 1 curriculum, that is economics. In this session what we are going to do is हम एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो बना हुआ कैसे है, उसका वेटेज क्या है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं और हमारा पूरा का पूरा कवरेज क्या होगा। क्योंकि कोई भी चीज को शुरू करने से पहले एक बार एक पूरा रोड मैप पता चल जाए, पूरा रास्ता पता चल जाए, एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाए तो काफी बेटर होता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पहुंचना चाहते हो तो पहले अगर हाथ में एक मैप दे दिया जाए और बोला जाए आपको यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जाना है, इस रास्ते से जाना है, तो वहां तक पहुंचना थोड़ा इजी हो जाता है। तो हमारे इस सेशन में हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारा पूरा सीएफए लेवल 1 में इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे जाते हैं वो कहां-कहां से, कौन से टॉपिक एरिया से पूछे जाते हैं, कौन से रीडिंग सेशंस और क्या कवरेज होता है हमारा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा लेवल 1 की एग्जामिनेशन में कितना वेटेज है हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का। इट इज 8 to 12% आइडियली। ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं 10% क्वेश्चन पेपर जो होता है वो इकोनॉमिक्स से ही होता है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देखें तो रीजनेबल है, हाउएवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखें तो काफी बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए हैं, हमारा कवरेज काफी वास्ट है। लेकिन जरूरी बहुत इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यही लेवल 1 का सिलेबस आगे जाके लेवल 2 में कंटिन्यू होता है, लेवल 3 के बेस बनाता है। तो हम एकदम बेसिक इकोनॉमिक्स से लेवल 1 में शुरू करते हैं और फिर 2, 3 इस तरह से प्रोसीड करते हैं। कभी भी जब हम इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं तो सबसे पहली बेसिक बात ही मन में आती है, सर इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट डज इकोनॉमिक्स मीन। अगर मैं आपको अपनी डेफिनेशन बताऊं जहां से इकोनॉमिक्स का वर्ड ओरिजिनेट हुआ है तो वो बड़ा सिंपल है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउसहोल्ड्स। आप और मैं डेली लाइफ में जितने डिसीजंस लेते हैं हर डिसीजन लेते वक्त इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं लगाते हैं जाने अनजाने में कि भाई इतने पैसे हैं, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसा खरीदना है, वैसा खरीदना है, लेकिन पैसे तो इतने ही हैं, कैसे खरीदा जाए। हर ये डिसीजन इकोनॉमिक्स से ही लेना देना रखता है। हम आइडियली बुकिश डेफिनेशन में कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, कि कोई बनाएगा, कोई डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कोई सामान खरीद के कंज्यूम करेगा। तो एक्चुअली में सारा डिस्कशन शुरू डिमांड से होता है कि कोई पर्सन कुछ खरीदना चाहता है। इनफैक्ट जो इकोनॉमिक्स हमारा पूरा का पूरा वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से ही डिराइव हुआ है जिसका मतलब ही होता है टू मैनेज हाउस। हालांकि आज के वक्त में ये डेफिनेशन इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी चीजें कवर करती है कि सिर्फ अगर मैं कहूं इट इज द स्टडी ऑफ हाउसहोल्ड तो वो अधूरी डेफिनेशन होगी, लेकिन बेस आज भी वही है। क्योंकि जब कोई मांगता है तभी कोई बनाता है, कोई बनाता है तो ही किसी को नौकरी मिलती है, किसी को नौकरी मिलती है तभी वो कमाता है, वो कमाता है तो वो मांगता है, वो मांगता है तो अगेन कोई बनाता है। इस तरह से पूरी की पूरी इकोनॉमी की साइकिल चलती है। तो हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स के दो अभिन्न वेरी इंपॉर्टेंट अंग हैं, पार्ट्स हैं। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कितनी बार ऐसा होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात बताते ही, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताते ही बच्चे ऐसा सोचते हैं मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, तो माइक्रो कम इंपॉर्टेंट है, मैक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइक्रो के अंदर हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, जैसे कि ये मार्कर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो गया, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हो गया, आप एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड हो गए, हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। मैक्रो हम सारे इंडिविजुअल्स एक साथ एग्रीगेट में बात करते हैं। तो माइक्रो इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्रो इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। सिंपल एग्जांपल ले ले तो अगर आपको किसी पूरे जंगल के बारे में पढ़ना है तो पहले पेड़ पौधों के बारे में पढ़ो, हर ब्रांच के बारे में पढ़ो, तब जाके तो पूरा का पूरा जंगल पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले हम पेड़ पौधे पढ़ते हैं, दैट इज माइक्रो पढ़ते हैं, और फिर जाके हम फॉरेस्ट और पूरे जंगल की पढ़ाई करते हैं, दैट इज मैक्रो पढ़ते हैं। क्योंकि माइक्रो को जोड़ जोड़ के ही तो मैक्रो रेडी हुआ है। सो सिंपली सेइंग स्टडी ऑफ ट्रीज इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारे सिलेबस की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होगी। पहले दो रीडिंग सेशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे, रीडिंग सेशन 12 एंड रीडिंग सेशन 13, एंड देन 5 रीडिंग सेशंस हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे। Our syllabus has been beautifully designed by the institute in a complete logic कि ये पढ़ो, यहां से यहां पहुंचो, फिर यहां पहुंचो, यहां पहुंचो, इस तरीके से सीक्वेंस में जाओ। हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि पहले चलो रीडिंग सेशन 17 पढ़ लिया, फिर रीडिंग सेशन 13 पढ़ लिया, that will be completely flawed। आपको पढ़ना इसी सीक्वेंस में होता है, इसी सीक्वेंस में प्रोसीड करना होता है। क्यों? बड़ी सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कोई मांगता है, डिमांड एनालिसिस, रीडिंग सेशन नंबर 12। कोई मांगता है तो कोई बनाता है, सप्लाई एनालिसिस, प्रोड्यूसर्स, हाउसहोल्ड्स
प्रोड्यूसर्स, हाउसहोल्ड्स को हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स को हम फर्म भी कहते हैं। तो किसी ने मांगा और किसी ने बनाया, किसी ने मांगा और किसी ने बनाया, उसे तो हमने पढ़ लिया रीडिंग सेशन ड्रिल में, पर ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे मिलने चाहिए, किसी जगह मिलेंगे, किसी एरिया पे मिलेंगे, एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, तब तो कहानी आगे बढ़ेगी। इसीलिए तुरंत एक फर्म के होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स। जैसा आपने अगर कभी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो ये देखा होगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सब क्या होते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर्स, एक प्लेटफॉर्म जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, नेगोशिएट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं और फिर फाइनली एक डील स्ट्राइक करते हैं कि इतने में बेचेंगे, इतना खरीदेंगे। दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ मार्केट। दिस इज कंप्लीटली माइक्रो। व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन और सिंगल प्रोडक्ट। हम मार्केट जब पढ़ते हैं तो किसी एक कमोडिटी की बात करते हैं, सारी कमोडिटीज की बात नहीं करते। यहां आपको हर कमोडिटी की प्राइसिंग कैसे होती है, हर कमोडिटी की डिमांड सप्लाई एनालिसिस क्या होती है, वहां तक का नॉलेज मिल जाएगा मार्केट वाइज, हर मार्केट का अलग अलग। अब जब आप प्रोडक्ट के बेसिस पे पढ़ चुके होंगे तो अब आप जानना चाहोगे सर पूरा बताओ, पूरी के पूरी इकोनॉमी के बारे में बताओ। तो हम जाएंगे एग्रीगेट आउटपुट पे और वहां जाके पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। ये टर्म बहुत यूज किया जाता है, खास करके कोविड पैंडेमिक की जो सिचुएशन है उसमें तो ये बहुत बार रिपीट किया जाता है रेगुलरली, और लोग डिस्कस करते हैं कि देश का जीडीपी गिर रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से देश की जीडीपी में ग्रोथ नहीं है। फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, ऐसी सिचुएशन की वजह से जीडीपी नहीं बढ़ रहा। ये जीडीपी होता क्या है, इसे निकाला कैसे जाता है, इसे निकालते वक्त क्या बातें ध्यान रखनी होती है, कौन इसे निकालता है, ये क्या इंडिकेट करता है, हर चीज हम रीडिंग सेशन 14 में पढ़ेंगे। पूरी इकोनॉमी का एक साथ जितना भी प्रोडक्शन है, जिसे हम जीडीपी बुलाते हैं, एग्रीगेट आउटपुट बुलाते हैं, उसे देखेंगे। यहां हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनसे इक्विलिब्रियम कैसा आता है इकोनॉमी में, ये सब बातें जीडीपी के रिलेटेड हम हमेशा सुनते हैं कि कभी जीडीपी बहुत जोर से बढ़ रहा है, कभी जोर से नहीं बढ़ रहा, धीरे से बढ़ रहा है, कभी गिर रहा है, कभी बहुत जोर से गिर रहा है। इसे हिंदी में आपने जरूर सुना होगा, रेगुलर लाइफ में हम वर्ड्स यूज करते हैं, अभी तो तेजी चल रही है, अभी तो मंदी का माहौल है। ये जो तेजी और मंदी है, ये सिचुएशंस को हम कहते हैं बिजनेस साइकिल्स। तो रीडिंग सेशन 14 में हमने ये समझ लिया होगा जीडीपी क्या होता है, जीडीपी तेज बढ़ना, गिरना, ये सब अलग-अलग फेजेस में ऑपरेशन होता है। ये जो अलग-अलग फेजेस हैं, बूम, एक्सपेंशन, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सब के बारे में हम इस सेशन में, रीडिंग सेशन 15 में पढ़ेंगे, जब हम जीडीपी के बारे में पढ़ चुके होंगे। क्योंकि ये फेजेस से ही अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन डिफाइन होता है। हम अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के सारे टॉपिक्स इसी रीडिंग सेशन में देखेंगे। अब रिसेशन आना एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां से इकोनॉमी को हमें बाहर निकालना होता है, जिसकी जिम्मेदारी दो ही एंटिटीज पे होती है, प्राइमरी जिम्मेदारी दो एंटिटीज पे, एक देश का सेंट्रल बैंक और दूसरा देश की सरकार। देश का सेंट्रल बैंक पैसों को रेगुलेट करता है, देश की सरकार टैक्सेस और एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करती है। जो देश का सेंट्रल बैंक है वो देखता है मॉनेटरी पॉलिसी, कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे देश ट्रैक पे आ जाए, जो रिसेशन का माहौल आया है वो वापस रिस्टोर हो जाए। एंड जो देश की सरकार है वो फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, जिससे अगेन सब कुछ ट्रैक पे आ जाए, जो चीजें बिखर गई है। जैसे अगर आप रेगुलरली न्यूज़ देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपने डेफिनेटली मई 2020 के महीने में एक 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात सुनी होगी। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये क्या है? ये मॉनेटरी प्लस फिस्कल पॉलिसी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कुछ मेजर्स गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी एंगल से लिए हैं और कुछ मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी के एंगल से आरबीआई ने लिए हैं। यानी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है और ये गवर्नमेंट का है। इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, इसे आरबीआई की टीम देखती है, जिसे लीड गवर्नर करते हैं। इनफैक्ट मई 2021 में 50,000 करोड़ का एक इन्फ्यूजन किया गया, लिक्विडिटी पैकेज लेके आई आरबीआई। वो पैकेज मॉनेटरी पॉलिसी का कहीं ना कहीं पार्ट होता है। तो जब हम बिजनेस साइकिल्स के बारे में पढ़ लेंगे तब हम ये जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ये साथ में कैसे वर्क करते हैं। देन व्हाट वी विल डिस्कस इज, आज के वक्त में इकोनॉमीज क्लोज नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। 1991 के पहले भारत की इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। आज भारत की इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी है, यानी बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बाहर की कंट्रीज से लोन्स आते हैं, लोन्स जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स जाते हैं, कैपिटल फ्लोस होता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड के टर्म्स कैसे डिसाइड होते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, ये कैसे काम करती है, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये हर बात हम रीडिंग सेशन नंबर 17 में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट्स पे होता है। हम अगर यूएस से कोई सामान मंगाना चाहते हैं तो उसे रुपये में तो नहीं खरीद सकते, हम कोई सामान यूके भेजना चाहते हैं तो उसे रुपये में तो नहीं भेज सकते, हमें वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट उनकी करेंसी में करना होगा, ग्लोबल करेंसी में करना होगा, फॉरेन करेंसी में करना होगा। तो ये जो फॉरेन करेंसी होती है और इंडियन करेंसी होती है, जो हम डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन है उसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में
करेंसी एक्सचेंज रेट्स कि $1 क्यों है, कैसे निकलता है, इसका मतलब क्या होता है, हर चीज एनालिसिस इंपैक्ट कैलकुलेशन इज व्हाट वी विल कवर इन रीडिंग सेशन नंबर 18। इस तरह से फ्लो में हमारा पूरा मैक्रो कवर होगा। तो हम इसी सीक्वेंस में माइक्रो के 2 सेशंस देखते हुए मैक्रो के ये 5 सेशंस देखेंगे, तब जाके हमारे लेवल 1 का इकोनॉमिक्स क्लोज होगा। और जो आपका लेवल 2 का इकोनॉमिक्स है वो यहीं से शुरू होता है। पहला चैप्टर वापस इन बातों को कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए डिटेल में शुरुआत की जाती है हमारे इकोनॉमिक्स की। सो हम माइक्रो और मैक्रो 2 डिविजन्स में अपने पूरे के पूरे करिकुलम को रीड करते हैं। कभी भी बच्चों ऐसा मत सोच लेना कि सर यहाँ बहुत भारी लग रहा है, यहाँ बहुत हल्का लग रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये कम इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप शायद ऐसा सोचो सर माइक्रो जोड़ जोड़ के ही तो मैक्रो बना है, माइक्रो जोड़ जोड़ के ही तो मैक्रो बना है, तो मतलब मैक्रो माइक्रो पे डिपेंडेंट है, लेकिन वाइस वर्सा भी है, माइक्रो भी मैक्रो पे डिपेंडेंट है। कितनी बार पूरी इकोनॉमी क्या कर रही है उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं हम क्या करेंगे, यानी सब क्या कर रहे हैं उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं हम क्या करेंगे। यानी कि मैक्रो माइक्रो से अफेक्ट होता है, माइक्रो मैक्रो से अफेक्ट होता है, दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम बड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन से, जहां हम शुरुआत करेंगे रीडिंग सेशन 12 की। वी विल स्टार्ट विद डिमांड एनालिसिस। जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई, ये ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दी कि फ्लो क्या है, हमें पूरी पिक्चर क्या है वो उसका हमने ट्रेलर दिखा है। पिक्चर की शुरुआत पहले सीन से हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे विद रीडिंग सेशन 12 डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। व्हाटएवर वी राइट ऑन द बोर्ड, इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आप उसे अपनी नोट्स में कॉपी कर लें, बिकॉज़ वो हेल्प करेगा ऐसे स्मॉल चार्ट्स, ऐसे डिस्कशंस जो हम ऑल अक्रॉस द सिलेबस कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो आपको नोट्स दिए गए हैं वो तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे ही हमारे सारे के सारे कंटेंट का। तो दैट्स इट दोस्तों फॉर दिस सेशन। वी विल मीट अगेन for the next session and we will start with the first chapter, the first session of our economics. Thank you. See you again. Have a nice day.